हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आज हम पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण का दूसरा भाग, मोहम्मद गौरी का आक्रमण। पिछली वीडियो में हम महमूद गजनवी का आक्रमण देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो पहले वो देखें, ताकि वो क्रम से एक लिंक दिमाग में जुड़ती जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोहम्मद गौरी था कौन। दोस्तों, उससे पहले एक निवेदन है मेरा। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स को तैयार किए हैं। अच्छे से समझने के लिए शांत मन से पूरा वीडियो देखें। पढ़ाई में, विशेषकर इतिहास में, ग्राफिकल वीडियो के चक्कर में न रहें। ग्राफिक्स वीडियो से हैंड रिटन नोट्स अधिक उपयोगी होते हैं। एग्जाम में लिखना पड़ता है, हमें गोली करने पड़ते हैं, उसके लिए तथ्यों का रिवीजन भी जरूरी है और उसके लिए नोट्स आवश्यक है। मैंने नोट्स बनाए हैं, मेहनत करके तो आप इनको देखिए। और मैं कहूंगा कि लगभग 90% प्रश्न इसी में से बनेंगे। बाकी 10% के लिए हो सकता है आपको 10 किताबें पढ़नी पड़े, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक नासमझी है, तो इससे पढ़ना बेहतर होगा। तो देखेंगे कि मोहम्मद गौरी था कौन। सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी गोर राज्य का रहने वाला था। गोर पड़ता है गजनी के पास। गजनी हमने पहले देखा है कि वर्तमान अफगानिस्तान पड़ता है। गोर का रहने वाला था। 1173 में गोर में एक सुल्तान बने, सुल्तान गयासुद्दीन। उनका ये छोटा भाई था और सुल्तान गयासुद्दीन ने इसको, यानी कि मोहम्मद गौरी को, गजनी का सूबेदार बनाया था। गजनी प्रांत गोर के अंतर्गत आता था उस समय। ये अपने भाई का सम्मान करता था, लेकिन ये स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता था। इसी स्वतंत्र नीति के व्यवहार की वजह से उसने भारत पर आक्रमण किए। एक प्रश्न बनता है कि किस वंश का था। ये संसवनी वंश का था। दोस्तों याद रखना, ये संसवनी वंश का था। इसने भारत पर आक्रमण किया क्यों? लगभग वही उद्देश्य। गजनी का साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, संपत्ति का लालच और इस्लाम धर्म का प्रचार। अब हम पढ़ते हैं इसके आक्रमणों का क्रम। जो इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं वो सभी चीजें याद रखें जो मैंने नोट्स में रखी हुई हैं। जो इतिहास विषय की नहीं है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताता चलूंगा कि कहाँ विशेष ध्यान रखें। बाकी चीजें एक बार पढ़ लें। तो पहला आक्रमण कई बार पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। पहला तो मुल्तान पर 1175 में किया। दोस्तों, हमने गजनवी के आक्रमण पढ़ा था कि मुल्तान पर किसका शासन था? करमाथी जाति के मुसलमान। उस समय कौन थे? फतेह दाऊद। यहाँ पर शासक का नाम नहीं पता, बट करमाथी जाति के ही मुसलमानों का शासन था। यहाँ पर गौरी ने आक्रमण किया और गौरी जीता। इसी के पास एक जगह पड़ती है उच्च, उसको भी जीता 1175 में। तीसरा महत्वपूर्ण आक्रमण है गुजरात पर, अनहिलवाड़ में। दोस्तों इसमें याद रखना 1178 गुजरात पर आक्रमण। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये गौरी की पहली हार हुई थी इंडिया में। और हराया किसने था? गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय। ये नाम याद रखना। प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गौरी की भारत में पहली बार हार कहाँ हुई? गुजरात में। किसने हराया? मूलराज द्वितीय ने। माउंट आबू पर्वत आपने सुना होगा, उसी के पास युद्ध हुआ था, इसमें गौरी की हार हुई थी। 1178 में ही मूलराज द्वितीय के बाद शासक बना था भीम द्वितीय, इसका आगे भी नाम आएगा। अगला आक्रमण होता है पंजाब पर। पंजाब एक बड़ा राज्य था। पंजाब में कई स्थानों पर युद्ध हुआ। जो पंजाब प्रांत के अंतर्गत जो नगर आते थे, पेशावर, लाहौर, सियालकोट। लाहौर उस समय ये पंजाब राज्य की राजधानी थी और यहाँ पर शासक था गजनवी वंश। जो महमूद गजनवी ने जीता था ना पंजाब को, तो महमूद गजनवी के ही एक वंशज थे खुसरो मलिक, या खुसरो शाह भी कहते हैं। इनका शासन था। पंजाब पर इन प्रांतों को जीता मोहम्मद गौरी ने। खुसरो मलिक ने खोखरों से मित्रता की थी और मोहम्मद गौरी ने जम्मू के राजा चक्रदेव से, गौरी और चक्रदेव की सेना एक तरफ, खुसरो मलिक और खोखरों की एक तरफ। जब लाहौर पर आक्रमण होता है 1186 ईस्वी में,
इनके मध्य युद्ध होता है। युद्ध क्या दोस्तों, कहिए एक तरह छल से खुसरो शाह को कैद किया गया। छल क्या कहा गया कि हम आपको लाहौर लौटा देंगे, हमें कोई आक्रमण नहीं करना है, आप आइए हमसे एक बार मुलाकात कीजिए। खुसरो शाह आए और उनको धोखे से कैद कर लिया गया और वध कर दिया गया। तो गौरी ने पंजाब को भी जीत लिया। दोस्तों देख रहे हैं आप, नोट दिमाग में ये रखते जाइएगा कि कहाँ कहाँ छल हुआ। तुर्कों ने बहुत बार छल किया है, वो हमेशा छल कपट से ही काम लेते थे। ऐसे ही भारत में उन्होंने राज्यों को जीता है। अगला आक्रमण होता है सरहिंद। सरहिंद वर्तमान में पंजाब, जो भारत में पंजाब है, वहां फतेहगढ़ साहिब जिले में पड़ता है। अगला दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है तराइन के युद्ध। तराइन में दो युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, और तराइन में किस किस के बीच होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये तृतीय विशेष याद रखना, पृथ्वीराज चौहान प्रथम अलग थे, ये तृतीय थे। इनके मध्य युद्ध होता है। वर्तमान में तराइन कहाँ पड़ता है, करनाल जिला हरियाणा में, और इसका नाम वर्तमान में है तरावड़ी। दोस्तों पुराने स्थानों को वर्तमान से लोकेट करें, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें तो चीजें याद रहेंगी। क्योंकि ये चीज आप जानते हैं हरियाणा कहाँ है, पंजाब कहाँ है, इसलिए मैंने इसका मैप नहीं बनाया है। बाकी चीजें मैं मैप से भी समझाता रहूंगा। अब प्रश्न बनता है, दूसरी बार हार गौरी की तराइन के प्रथम युद्ध में। पहली बार किसने हराया था, गुजरात के मूलराज द्वितीय ने। पहली बार जब युद्ध में हारा, तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की हार होती है पृथ्वीराज चौहान से, ये तिलमिला जाता है। ये चौहान को हराने के लिए योजना बनाने लगता है। इसने एक चाल चली। क्या चाल चली, अपने एक दूत को भेजा, अपने एक दूत किवाम उल मुल्क को भेजा पृथ्वीराज के पास कि हम आपकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, हमें युद्ध नहीं करना है। इससे क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान युद्ध की तैयारी नहीं करेगा और हम उस पर हमला कर देंगे। लेकिन चौहान समझ गया कि इसमें कोई इसकी चाल है। उसने अपनी युद्ध की तैयारी जारी रखी और हमला किया भी गौरी ने। जब गौरी ने हमला किया तो चौहान अपनी सेना लेकर वहीं तराइन के मैदान में फिर से उपस्थित हो गया। ये तराइन का दूसरा युद्ध होता है। गौरी ने क्या होशियारी की, आधी सेना रिजर्व रखी। जब युद्ध हुआ, शाम तक जब पृथ्वीराज की सेना थक कर चूर हो गई, तो गौरी की रिजर्व सेना ने आक्रमण किया और पृथ्वीराज की पराजय हुई। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, और इसमें भी चौहान की हार होती है। चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे खांडेराव। नाम याद रखें, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन्हें याद रखते जाएं। खांडेराव की मृत्यु हुई। खांडेराव नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई कैसे, इसमें भी मतभेद है। तो दोस्तों ध्यान रखें, एक इतिहासकार है मिनहाज सिराज, इनका कहना है कि उसे तुरंत पकड़कर इसका वध कर दिया गया। एक इतिहासकार है हसन निजामी, इनका कहना है कि तुरंत वध नहीं किया, चौहान ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसको अजमेर ले जाया गया, अजमेर उसका राज्य था, और कुछ समय बाद अजमेर में फिर विद्रोह हुआ, तो विद्रोह के अपराध में उसको मृत्युदंड दिया गया और उसका वध कर दिया गया। एक इतिहासकार साहित्यकार है चंद्र बरदाई, ये पृथ्वीराज चौहान के कहें कि शाही इतिहासकार थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज राशो, नाम नोट कर लें, मैं इसमें लिखना भूल गया हूं, पृथ्वीराज राशो। उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गौरी गजनी ले गया था, जहां उसे अंधा कर दिया गया। और एक बार जब गौरी का इससे सामना हुआ, इसकी प्रतिभा का प्रदर्शन चल रहा था, पृथ्वीराज की प्रतिभा का, कि पृथ्वीराज आंख बंद करके भी सीधा निशाना लगा लेते हैं। मोहम्मद गौरी आए उनका प्रदर्शन देखने, बैठे सामने गद्दी पर, पृथ्वीराज को धनुष दिया गया, और जैसे ही धनुष बाण उनके हाथ में आया,
उनसे किसी विशेष स्थान पर निशाना लगाने को कहा गया, लेकिन चंदरबरदाई भी उसी सभा में मौजूद थे। चंदरबरदाई ने गौरी को इंगित करते हुए, यानी कि गौरी की जगह का वर्णन करते हुए चौहान को बताया कि गौरी कहाँ बैठा है, इस पर निशाना साध दिए। उसमें एक लाइन आती है कि चंद्रबरदाई ने कहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इससे चौहान ने अंदाजा लगा लिया कि गौरी कहाँ बैठा है और निशाना सीधा मारा। गौरी की हत्या हो गई और गौरी की इस हत्या के आरोप में चौहान का वध कर दिया गया। ये कहानी कहते हैं चंद्रबरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज राश्व में। फिलहाल जो भी है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई और तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में आता है, क्योंकि इसके बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना होती है। मोहम्मद गौरी का दिल्ली और अजमेर पर अधिकार हो गया। दिल्ली से अजमेर तक चौहान पृथ्वीराज चौहान का ही शासन था उस समय। अब मैंने कहा खांडेराव क्यों, खांडेराव के पुत्र थे, उनको तोमर राजकुमार को दिल्ली का शासक बनाया गया, दिल्ली का कठपुतली शासक बनाया गया और दिल्ली के पास ही इंद्रप्रस्थ में ऐबक की अधीनता में एक तुर्क सेना रखी गई। अब हम ऐबक का नाम आने लगा इतिहास में, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हर बार होता है, तुर्क आक्रमणकारियों ने भी वही मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनवाई, इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया गया। 1192 में ये तराइन का युद्ध हुआ था। 1193 में दिल्ली में फिर विद्रोह हुआ। किसने किया? तोमर शासक को हटा दिया गया। विद्रोह करते हो, हमने तुमको राजा इसलिए नहीं बनाया था। इनको हटा के तुर्कों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उस समय से भारतीय राज्य की आधिकारिक राजधानी बन गई दिल्ली। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 1193 में राजधानी दिल्ली बन गई, तो 1206 तक आखिर क्या हुआ? 1206 से पढ़ते हैं ना सल्तनत काल, गुलाम वंश। चलिए बताते हैं। तराइन के बाद युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। इसमें एक नाम आएगा जयचंद। दोस्तों, जयचंद को जब भी किसी को गद्दार कहा जाता है ना, जयचंद का उदाहरण दिया जाता है। अब जयचंद ने क्या किया था? जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। उस संयोगिता से प्रेम विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान ने। जयचंद इसके खिलाफ था। इस वजह से जयचंद पृथ्वीराज चौहान से नफरत करता था। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए। इसीलिए जयचंद को गद्दार कहा जाता है। जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसने कहा अब चलिए, अब तुम्हारा भी नंबर है। तो 1194 में उसने जयचंद पर आक्रमण किया। जयचंद कन्नौज राज्य का राजा था और ये चंदावर जो जगह पड़ती है वो वर्तमान फिरोजाबाद से 2 मील की दूरी पर है। वहां पर इनकी मध्य युद्ध होता है। जयचंद को ऐबक का एक तीर लगता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कन्नौज पर भी गौरी का अधिकार हो जाता है। उसके बाद बयाना वर्तमान भरतपुर पड़ता है, इसे भी गौरी ने जीता। ये बयाना दोस्तों जादव भट्टी राजपूतों की राजधानी थी। 1195-96 में ग्वालियर पर भी आक्रमण करते हैं मोहम्मद गौरी। ग्वालियर का दोस्तों 1.5 वर्ष तक घेरा पड़ा रहता है। मोहम्मद गौरी तो हारकर वापस चला जाता है, लेकिन एक सेनापति था इसका बहाउद्दीन तुगरिल, इसको जिम्मेदारी छोड़ के जाता है। फाइनली तुगरिल ने भी ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इस तरह मोहम्मद गौरी ने कई राज्यों को जीता। मोहम्मद गौरी अपने विजित क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन छोड़कर वापस गजनी लौट गया, क्योंकि उसको अपने राज्य में भी देखभाल करनी थी कि वहां भी कोई ना आक्रमण कर दे। गौरी के 2 महत्वपूर्ण गुलाम थे, जिनका हम आगे पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अब ये नाम याद रखना, क्योंकि एक बख्तियार काकी भी है जिनको हम आगे पढ़ेंगे।
इन दोनों को मिक्स नहीं करना। सिर्फ बख्तियार मैच करता है, बाकी नाम अलग है। तो याद रखें, ये इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, या कहें इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, छोटा सा नाम याद रखो, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। वो आएंगे बख्तियार काकी, आगे पढ़ेंगे हम। तो अब गौरी के काम को ये कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ने आगे जारी रखा। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मैं कहानी को पूरा 1206 तक लेकर जाऊंगा ताकि आप लिंक को पकड़ सकें कि कैसे क्या हुआ। ऐबक ने क्या क्या किया। मोहम्मद गौरी जब वापस लौट गया तो जिन प्रदेशों को जीता था वहां पर विद्रोह होने लगे कि अब हम वापस से अपना राज्य पालें, लेकिन ऐबक ने ऐसा होने नहीं दिया। कहां कहां विद्रोह हुए? अजमेर, हांसी दिल्ली के पास, मेरठ भी, दिल्ली, इनमें विद्रोह हुआ। ऐबक ने सब जगह विद्रोह को दबाया। 1197 में गुजरात पर आक्रमण किया, क्योंकि मोहम्मद गौरी गुजरात के मूलराज ज्योति से हार गया था, गुजरात बचा हुआ था। ऐबक ने कहा कि चलो हम देखते हैं तुमको। 1197 में गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय शासक थे भीम द्वितीय, चालुक्य वंश के ही भीम द्वितीय थे। इसको ऐबक ने जीता, लेकिन जैसे ही ऐबक गुजरात छोड़कर वापस गया, भीम द्वितीय ने पुनः अधिकार कर लिया। तो ये इनकी विजय स्थायी नहीं रह पाई। ऐबक ने 1202-1203 ईस्वी में चंदेलों पे अधिकार किया। चंदेलों का राज्य कहाँ कहाँ था उस समय? कालिंजर, महोबा, खजुराहो। चंदेलों के राज्य पर भी अधिकार किया। जिस समय ऐबक ये चंदेलों पर विजय करने में लगा था, गौरी का जो दूसरा गुलाम था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, ये भी कुछ कम नहीं था। इसने देखो कौन सा रास्ता पकड़ा, ये पहुंचे बिहार। बिहार, बंगाल, इस तरफ का एरिया इन्होंने जीता। तो ये जब बिहार पहुंचते हैं, बिहार, उदंतपुर, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। दोस्तों, कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। लगभग 90 लाख पुस्तकें उसके पुस्तकालय में मौजूद थी। और बख्तियार खिलजी ने जब इस पुस्तकालय को जलाया तो कई महीनों तक आग की लपटें आसमान में दिखती रहीं। इसने नगरवासियों को भी मारा, जहां पर अधिकांश नगरवासी बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षु थे, सबका विनाश कर दिया। उदंतपुर में एक किले का निर्माण भी करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त काल में हम पढ़ेंगे कि इसका निर्माण किसने कराया था? कुमार गुप्त ने। बिहार को जीतने के बाद ये आगे बढ़ता है बख्तियार खिलजी बंगाल की तरफ। बंगाल में उस समय सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का शासन था। लक्ष्मण सेन तो भाई डरकर ही भाग गए, इन्होंने कोई युद्ध ही नहीं किया। बंगाल की राजधानी नदिया पर भी खिलजी का अधिकार हो गया। खिलजी के हौसले इतने बुलंद थे कि इसने चीन और तिब्बत को भी जीतने का प्रयास किया, लेकिन वहां के जलवायु और मौसम सेना के अनुकूल नहीं था, तो सेना वहां की नष्ट हो गई इनकी। इस बात से रुष्ट होकर इन्हीं के एक सहायक थे अली मर्दान खलजी, इन्होंने इनका वध कर दिया। बख्तियार खिलजी की कहानी खत्म। बख्तियार खिलजी कहानी खत्म। बचा कौन? ऐबक, जो इस कारवां को आगे लेकर जाएगा। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई? 15 मार्च 1206 को दमयक नामक स्थान पर ये अपना डेरा डाले हुए थे। शाम को समय जब ये नमाज पढ़ रहे थे, उस समय कुछ हिंदू खोखरों ने इनका वध कर दिया। खोखर बहुत ही लड़ाकू जाति थी भाई। मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित की थी। दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं कि भारत में तुर्की राज्य की स्थापना और भारतीयों की पराजय क्या कारण थे। भारत इतना बड़ा राज्य है, तुर्की छोटी सी संख्या में आए, बार बार हमको मार के चले गए और फाइनली इन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। तो ये समीक्षा का विषय है कि ऐसा हुआ क्यों। तो इतिहास के विद्यार्थी ये थोड़ा समझ लें, ध्यान दें। इसके कारणों की समीक्षा में हम पाते हैं कि भारत में राजाओं में एकता का अभाव था। छोटे छोटे राज्य थे, बस अपने को सर्वोपरि समझते थे, एक दूसरे से झगड़ते रहते थे क्योंकि वे एक दूसरे पर अधिकार करते थे। उन्हें ऐसा कोई अंदेशा ही नहीं था कि विदेशी आक्रमणकारी हम पर आक्रमण भी कर सकते हैं।
जब उन्हें कोई ऐसा अंदेशा नहीं था तो सेना का कोई विशेष संगठन भी उन्होंने स्थापित नहीं किया और वही पुराने सिद्धांतों पर युद्ध करते रहे। जबकि तुर्क क्या करते थे, छल कपट का सहारा लेते थे, वेल ट्रेंड सैनिक थे उनके। बाबर ने इस संबंध में अपने बाबरनामा में लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लेकिन युद्ध करना नहीं। वे शत्रु की कमजोरियों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। राजपूत युद्ध में मर जाना गर्व की बात समझते थे। इसके विपरीत तुर्क क्या करते थे, युद्ध में सब कुछ उचित है, एवरीथिंग फेयर एंड लव एंड वॉर, इस सिद्धांत पर काम करते थे। भारतीय राजाओं को जनता का सहयोग भी प्राप्त नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यह सामाजिक विषमता इतनी थी, वर्ण व्यवस्था ने समाज की ऐसी तैसी कर रखी थी। यहाँ कोई किसी का साथ ही नहीं देता। जनता का विश्वास था कि दिल्ली के सिंहासन कोई भी बैठे, हमारे भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई नृप होए हमें कहानी, वो वाली कहानी भारत में थी। अगला कारण क्या था? भारतीय शासकों की भूलें। क्या भूलें की? दाहिर ने क्या भूल की? दाहिर ने गुप्तचर विभाग इतना मजबूत नहीं किया, उसको पता ही नहीं चला कि शत्रु हमारे सीमा पर आ गया। दाहिर ने अपनी सेना का प्रॉपर ट्रेंड नहीं किया कि हम कैसे लड़ेंगे शत्रु से। दाहिर ने जब वो नदी के किनारे अपनी सेना का आराम कर रहा था, उसकी सेना मुसीबत में थी गजनी की, तब इसने उस पर आक्रमण ही नहीं किया। सॉरी, कासिम की कमजोरियों का इसने फायदा नहीं उठाया। जब गजनवी ने आक्रमण किया, जयपाल ने क्या किया, आत्मदाह कर लिया। बठिंडा के शासक बाजीराव ने भी आत्मदाह किया। जब गजनवी ने पंजाब के त्रिलोचन पाल पर आक्रमण किया तो नंदन राजधानी छोड़कर चले गए थे युद्ध की तैयारी के लिए। जब गुजरात पर सोमनाथ पर आक्रमण किया तो भीमदेव भी तैयारी के लिए अनहिलवाड़ को अकेला छोड़कर चले गए। मतलब पहले से किसी की कोई तैयारी ही नहीं थी कि ऐसी स्थिति अगर कभी बनती है, कोई आक्रमण करे तो हमें क्या करना है। तुर्क लोग थे वो महान धार्मिक और सैनिक उत्साह से प्रेरित थे। उनमें जोश भरता था जिहाद और संपत्ति को लूटना, और सैनिकों में भी जोश था, जबकि भारतीय राजाओं के ऐसे कोई उद्देश्य नहीं थे। तो दोस्तों, हम ये पढ़ चुके हैं मोहम्मद गौरी का आक्रमण। अगले वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत काल को पढ़ेंगे। अब हम 1206 तक पहुंच गए हैं। अब बहुत ही मजा आने वाला है आगे, और आप बिल्कुल एक सीरीज की तरह इसको पढ़ते चलिए। और नोट्स बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, मैं ये वीडियो में इसके लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। गौरी किस वंश का शासक था? संसवनी। गौरी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ? मुल्तान पर 1175 में। गुजरात से क्वेश्चन बनते हैं कि मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार कहाँ हुई? गुजरात में। हराया किसने? मूलराज द्वितीय ने। गौरी की पंजाब पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? खुसरो मलिक। गौरी की दूसरी हार पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में हराया। पृथ्वीराज रासू किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने। इस तरह के क्वेश्चन खुद भी आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।